दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। ईरान ने मांगी मदद। सवाल यह है किससे? ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, ध्यान से समझ लीजिए। शुरू में बता रहा हूँ, रूस से। कल क्या हुआ ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको मैं बताया, और लगातार पिछले 2 महीने से ईरान में जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे रिपोर्ट के मुताबिक हमने पहले ही आपको ये बता दिया था, जो रज़ाग्राफ़ी के देखने वाले हैं, कि ईरान मुसीबत में है और मुसीबत में पड़ेगा। यूरोप की ताकतें कामयाब हो रही हैं, ईरान के लोग गद्दारी कर रहे हैं। ये सारे जुमले मेरे ख़ुद के थे। रज़ाग्राफ़ी लगातार आपको ये बात बता रहा था कि ईरान किसी के आगे नहीं झुका, लेकिन अपने लोगों से परेशान है। और पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल इसीलिए बेहाल है क्योंकि हम में बड़े से बड़े गद्दार मिलते हैं जो पीठ में छुरा भोंकते हैं। इसी गद्दारी की वजह से ईरान की मोरालिटी पुलिस को ख़त्म किया गया। ईरान के अंदर जो है पूरी उस कानून व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है जिसमें महिला को सर ढाँकने के लिए पब्लिक में कहा जाता था और पब्लिक पर नज़र रखी जाती थी, कोई गंदगी ना करे, कोई अश्लीलता ना करे। वहाँ की आचार संहिता को लागू रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए मोरालिटी पुलिस काफ़ी नहीं थी, लेकिन कई जगह पर होती थी, लेकिन कानून था। बहरहाल नंगे रहने की चाहत रखने वाले लोगों को कामयाबी मिली, जिसका जश्न पूरी दुनिया में अब मनाया जा रहा है। बहरहाल इन सब के बावजूद ईरान में प्रदर्शन अभी रुके नहीं हैं और लगातार झड़प चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ईरान में सिर्फ माशा अमीनी मुद्दा नहीं है, हिजाब मुद्दा नहीं है, मुद्दे दूसरे भी हैं। बहरहाल महंगाई एक मुद्दा हमेशा से है। जनता सरकार से पहले से परेशान है और जनता के जो रकम है, पैसे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो नहीं बढ़ रही है, ये एक अलग मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है ही, उसके अलावा विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके अपने अपने अलग मसले हैं। माशा अमीनी सिर्फ एक नाम था, उसके पीछे बहाने कई सारे थे। अब आपको बता दूं कि ईरान इतना परेशान हो गया है आखिरकार कि उसने रशिया से मदद मांगी है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी बता दूं आपको कि ईरान ने रूस से मदद मांगी है कि आप हमें इंस्ट्रूमेंट दीजिए जिससे हम जनता पर नज़र रख सकें और ये जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है इसको रोक सकें। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बातें सामने आ रही हैं कि ईरान ने एक्सपर्ट मांगे हैं रूस से। जी हाँ, एक्सपर्ट रशिया से मांगे हैं कि आप भेजिए ईरान, ताकि हम इन सब चीज़ों को रोक सकें। एंटी रियोट इक्विपमेंट और ट्रेनिंग भी मांगी है, यानी ऐसे हथियार, मिनी ड्रोन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे जो है भड़की हुई भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, वो इक्विपमेंट मांगे हैं। और इसके अलावा जो है कई ट्रेनिंग भी मांगी है। एक्सपर्ट को भी मांगा है कि रूसी एक्सपर्ट अगर हमारे पास आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल अब मैं आपको कुछ झलक दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा, बोलना भूल गया हूँ, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट है और बाकी नीचे तो बार बार हर 30 सेकंड में आपके सामने लिखा हुआ आता है डेट और मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। और ये इसलिए आता है ताकि आपको पुरानी वीडियो दिखाकर हमारी कोई इंसान बेवकूफ़ न बना सके। बहरहाल ये देखिए, ये दंगे हो रहे हैं, यानी आचार संहिता का जो कानून है उसके रद्द होने के बावजूद ईरान में जो हैं कई जगह, जैसे वहाँ की जो इमाम खुमैनी हैं उनके पोस्टर पर हमला किया गया, कई जगह उनके पोस्टर को आग लगा दी। अगला भी देख लीजिए, यहाँ भी कई, मतलब लगातार दंगे हो रहे हैं, जिनको जो करना है वो कर रहे हैं। बहरहाल अब आपको मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूँ जिसमें जो दूसरे देश, पड़ोस के देश, ईरान के आम नागरिकों को एड कहकर मदद दे रहे हैं कि हमने आम ईरान के नागरिकों को मदद पहुँचाई है। तो देखिए मदद के नाम पर क्या पहुँचा है, हथियार पहुँचे हैं। ये देखिए दोस्तों, ईरान ने इस वीडियो को खुद जारी किया है। लगभग आपको बता दूं कि 3000 गन और राइफ़ल और 24,000 से ज़्यादा कार्टेज। जी हाँ, लोरिस्तान ईरान की एक अलग जगह है, ईरान में ही ये शहर है, वहाँ पर जब्त किए गए हैं।
मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों के घरों में अब हथियार निकलना शुरू हो गए हैं, जिससे वेस्टर्न देशों और जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल हैं, इनके प्रोपागंडे खुल रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। امروز یک شنبه 13 آذر ماه 1401 کشف محموله 3109 قبض سلاح شکاری جنگی و کلت کمری توسط فرمانده انتظامی استان لرستان. समझ में आ गया होगा आपको। अब ईरान को बताइए यहाँ पर सख्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, होना चाहिए। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए बड़ी रिपोर्ट। ईरान ने 4 ईरानी नागरिकों को, जी हाँ, फांसी की सज़ा सुना दी है और कहा जा रहा है कि इनमें से कईयों को कत्ल भी कर दिया है। 2 से 3 लोगों को कत्ल कर दिया है। बड़ी संख्या भी हो रही है, छोटी भी हो रही है कि कहीं लिखा हुआ है 2, कहीं लिखा हुआ है 6, लेकिन 4 लोगों को कत्ल किया है ईरान ने, क्योंकि इजराइल की मोसाद से वो डायरेक्ट लिंक्ड थे। वो साबित हुआ और उसके बाद ईरान ने इधर देखा ना उधर देखा, सीधा उनको ख़त्म कर दिया। और अगर ऐसा है तो इसमें कोई बुराई शायद ही नहीं है। आप ईरान के इस कदम पर क्या कहेंगे, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल ईरान में शैतान की जीत तो हो ही गई है। आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों ईरान की जनता जो है इलीगली जो है आज़रबाईजान घुस रही है, घुसपैठ कर रही है, जिससे आज़रबाईजान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है। तो आज़रबाईजान ने ऑफिशियली लेटर लिखा है और ईरान को भेजकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर आप नज़र क्यों नहीं रख रहे हैं, बॉर्डर पर आपकी सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर क्यों है, या आप ख़ुद भेज रहे हैं जासूस, या ये आपके नागरिक आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अभी तक ईरान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उधर अमेरिका ने नया इल्ज़ाम ईरान पे लगाया है और कहा है, ये देखिए ये कुछ तस्वीरें जारी करी हैं, हथियारों को जब्त किया है। कहा है कि यमन जा रहे थे ईरान से हथियार समुद्र के रास्ते, जिसको हमने जब्त कर लिया है। जी हाँ। वहीं दोस्तों ईरान की गवर्नमेंट ने ईरानियन एक्ट्रेस मित्रा हज्जार को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये आंदोलन और वो जो चल रहा है प्रदर्शन, उसको सपोर्ट कर रही थी। ईरान की प्लेयर एलनाज रकाबी, ये वो तस्वीर है, इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला, क्लाइंबिंग करी। इस दौरान आप देख रहे हैं इनके सर पे जो है मकना नहीं, चादर नहीं, दुपट्टा नहीं, कुछ भी नहीं, स्कार्फ नहीं, और ये पहली बार इन्होंने किया था। जिसके बाद मैं अपनी ही रिपोर्ट में उस वक्त जब ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी तो बताया था और मैंने कहा था कि ईरान कुछ ख़तरनाक कदम ज़रूर उठाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये विदेश से खेलकर ईरान पहुंची तो इन्होंने वहाँ पर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और इन्होंने कहा कि वो गलती से हिजाब उतर गया था और मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं हिजाब नहीं पहन पाई। इसके बाद इनसे पूछताछ की गई और अब ताज़ा खबर ये है कि एलनाज रकाबी का जो घर है ईरान ने बिल्डोज़र से तोड़ दिया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इसी हफ्ते सऊदी अरब पहुंच सकते हैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक अरब चाइना समिट होने वाला है, जिसमें सारे अरब देश होंगे और एक अकेला चाइना होगा जो नॉन अरब होगा। और कहा जा रहा है कि इस मौके पर चाइना और अरब देशों के साथ काफ़ी बड़ी डील हो सकती है। और अगर ये डील हुई, पहली बात, ये डील से पहले ही आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के सीने पर सांप लौट रहा है, क्योंकि कल तक अरब हर चीज़ के लिए अमेरिका का हाथ थामता था, लेकिन इस बार हो उल्टा रहा है कि अरब जो है वो चाइना यानी अमेरिका के कट्टर दुश्मन का हाथ थाम रहा है। अगर ऐसा होता है, नई डील होती है, तो काफ़ी मुश्किल में अमेरिका पड़ सकता है। वहीं दोस्तों कतर से कई खबरें आप देख रहे हैं कि यहूदी वहाँ पर जलील हो रहे हैं, यहूदी चैनल जलील हो रहे हैं। इन सब के बीच ये भी दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो है इस्लाम फैल रहा है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है और वहाँ दारू और शराब जो है बैन है। इन मुद्दों को उठाकर कतर का बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन एक विदेशी नागरिक ने जो तस्वीर दिखाई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक विदेशी नागरिक है जो कतर का नहीं है और मुसलमान नहीं है, उसने तस्वीर दिखाई है कि कतर के जो आम मुसलमान लोग हैं, आम अरबी हैं, उन्होंने अपने घरों के आगे 24-24 घंटे के लिए स्टॉल लगाया हुआ है। लोगों को, जो मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ, उनका स्वागत कर रहे हैं।
हाथों में खाना लेकर खड़े हैं, हाथों में दूध लेकर खड़े हैं, हाथों में जूस लेकर खड़े हैं। देखिए। So after every game, the locals come out and they come and give you Arabic coffee, dates, sweets, a bit of food. I can't lie, I'm loving it. It's amazing. Thank you. Amazing. Shukran. Oh wow. Hello, brother. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Look at this. Thank you. Thank you, little man. Thank you, boys. Thank you. Thank you. How do you say thank you in Qatari? दोस्तों पता आपको नहीं चला तो भी कोई बात नहीं, और पता चल गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, इसलिए हमने उसी वक्त आपके सामने रिपोर्ट नहीं रखी, इसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि हमें इंतज़ार था कि कुछ होगा तो हम आपको अलग से बता देंगे, लेकिन अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। हुआ ये कि हमास ने अचानक इजराइल के इलाके पर मैदान में रॉकेट दाग दिया, किसी का नुकसान नहीं हुआ। इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने 2 एयर स्ट्राइक हमास के अलग अलग ठिकानों पे किया, कोई नुकसान नहीं हुआ। जान का नुकसान तो दोनों तरफ से किसी का नहीं हुआ, इजराइल का माल का भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमास के इलाकों में बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है। पहले इजराइल का हमला मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना ख़तरनाक था। हमला भारी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद, ठीक इसी के बाद हमास ने इजराइल के फाइटर जेट को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि इसके बाद इजराइल का फाइटर जेट वहाँ से फ़रार हो गया था। देखिए। खैर दोस्तों, मामला जल्द शांत हो गया और दोनों लोग यानी हमास और इजराइल शांत बैठ गए। वहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इजराइल के प्रेसिडेंट बहरीन पहुंचने वाले हैं, तो हाँ, पहुंच गए हैं। ये ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये इजराइल के प्रेसिडेंट को देखिए। ये इस्लाम के चेहरे पर बहरीन ने कलंक पोता है। आप देखिए, बहरीन के पूरी जो सरकार है वो इजराइल के स्वागत में खड़ी है। इतना ही नहीं, ये पहली बार हो रहा है कि बहरीन में इजराइल का राष्ट्रगान बजाया गया। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ की बात करें तो बहरीन की ही आम जनता जिस वक्त इजराइल के प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचे थे और जब तक वहाँ हैं तब तक वहाँ प्रदर्शन इजराइल के ख़िलाफ़ बहरीन के लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखिए।
वहीं दोस्तों एक अच्छी खबर यह है कि बहरीन के किंग ने, रिपोर्ट ये आई है कि बहरीन के किंग ने इजराइल के प्रेसिडेंट से ये कहा है कि फ़िलिस्तीन के जो मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है उसको ना करें, फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको बंद कर दें। एक तरफ ये कहा है और दूसरी तरफ ये कहा है कि हम इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहते हैं, इजराइल के साथ मिलकर नई डील करना चाहते हैं, इजराइल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, लानतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं। उधर दोस्तों किम जोंग उंग, जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने एक नया फरमान जारी किया है अपनी जनता के लिए। कहा है अपने बच्चों का नाम जो है आप इस तरह रखिए, मतलब किसी बच्चे का नाम बम रखिए, किसी का नाम गन रखिए, किसी का न्यूक्लियर रखिए, किसी का टाइम बॉम्ब रखिए, किसी का नाइफ़ रखिए। और ये इसलिए कि हम अपने कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं। अच्छा भाई, किसी का फूलझड़ी तो रखने बोल दिया, फूलझड़ी, फूलझड़ी, पटाखा, बम, एटम बम, ऐसे तो भाई नाम यहाँ भारत में लौंडे छेड़ते हैं ऐसे। तो यार हद हो गई, कोई तो समझाओ इसे। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एम्बेसी पर अटैक हुआ, ISIS ने जिम्मेदारी ले ली अफ़गानिस्तान में। कमाल की बात यह है कि भारत की एम्बेसी पूरी तरह से सुरक्षित है, और तो और ये आप कमाल देखिए कि तालिबान पूरी सुरक्षा कर रहा है भारत की एम्बेसी की, और आखिर में तालिबान ने भारत से मदद मांगी है। जी हाँ, तालिबान ने भारत से ये रिक्वेस्ट की है और मदद मांगते हुए कहा है कि जो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान में आपके रुके हुए थे उन प्रोजेक्ट्स को आप चालू कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए, हम हर तरह से आपकी और आपके लोगों की यहाँ पर सुरक्षा करेंगे और उसकी गारंटी हमारी है। इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। जय हिंद।